हम ये सोचते हैं ना कि हमें अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है, तो ये गलत है। बच्चों को तो करना ही, हमें अपने आप को भी फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है। मीडिया पे आता है कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस, मैंने कहा उसको जब तक लिखना नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास अभी आते हैं बच्चे, उसको वो नहीं पता होगी, बेसिक्स नहीं पता होगी, तो इमारत कैसे खड़ी होगी। AI will not replace people. People who will be the user of AI, they will replace non-AI users. मुझसे कोई मशवरा मांगता है, बोलता है यार AI सीख लो या झंडी सीख लो, मैंने कहा ये करिए, सीखने जाएगा 3 से 6 महीने लगाएगा, और जब तक वो टेक्नोलॉजी से जो उस्ताद के पास जाते थे इल्म हासिल करने, तो 2-2 3-3 हफ्ते या 2-2 3-3 महीने लग जाते थे। वो लोग अपने घर का दरवाजा तक नहीं खोलते थे और उनके घर के बाहर बैठ के पानी भरते थे, सफाइयां करते थे, इंतजार करते थे। यू हैव टू स्पेंड टाइम। क्या आज भी हम या सर ये है कि प्रॉफिटेबल जा सकते हैं अगर हम अपने यूनिट्स लगाते हैं टेक्सटाइल के व्हाटएवर इस एरिया में? कहेंगे मैंने इसको चेक किया, उसकी $30,000 वैल्यू लगी। कह लेंगे बिल्कुल लगी होगी, तो कह लेंगे कि मुझे भी ये हुनर सिखा दे। तो उनका जवाब था बिल्कुल आप सीख सकती हैं, लेकिन आपको उसके लिए 30 साल मेहनत करना पड़ेगी। अभी क्या आइडियल, क्या सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है? जैसे बहुत सारे बहुत कहते हैं कि टॉवल हो रहा है, कुछ कहते हैं कि लेदर होता है, लेदर की जैकेट्स होती हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं यार शूज होते हैं। 10,000 घंटे आप अगर किसी भी स्किल को सीखने में लगाते हैं ना, तो फिर आप जाके इस लेवल पे पहुंचेंगे कि आप कह सकते हैं कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप हैं, और हम आज पहली बार हमारा एक टॉपिक है यूथ के ऊपर हम बात करेंगे। और पहले मुझे आपका मल्टीपल बैकग्राउंड भी है, आपका टेक्सटाइल का भी बैकग्राउंड मैंने देखा है, मिल्स, टेक्सटाइल मिल्स में भी है, एजुकेशन में भी है, IT में भी है, साइबर सिक्योरिटी में भी है, तो बड़े डायमीटर्स हैं। लेकिन हम फोकस करेंगे कि आपका इतना सारा एक्सपीरियंस को उठा के हम फोकस करें कि यूथ की ग्रोथ के ऊपर कैसे काम किया जा सकता है। बिफोर डाइव इन द पर्टिकुलर टॉपिक, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड पता चले कि आपने कहाँ से एजुकेशन हासिल की है, फिर क्या एक्सपीरियंस है और क्या ऑब्जेक्टिव है आपका यूथ को एम्पावर करने के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माय अर्ली एजुकेशन। मैंने जो इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन किया था वो PECHS कॉलेज से किया था, एंड आफ्टर दिस आई जॉइंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड। और अलीगढ़ एक ये बात है 1994 की, जब मैं व्हेन आई वाज इन अलीगढ़ आफ्टर माय ग्रेजुएशन, वहाँ से कंप्यूटर्स में डिप्लोमा किया। तो पता चला कि भाई एक नया कंप्यूटर आया है और उसमें जो है काफ़ी लोग उसमें काम कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए फ्यूचर के हवाले से। बिल्कुल सेम एज जिस वक्त AI की सिचुएशन है, इसी तरीके से उस वक्त कंप्यूटर था। कंप्यूटर आएगा, लोगों की जॉब खत्म हो जाएंगी, ये होगा वो होगा। तो खैर हमने भी कंप्यूटर को फील्ड को चूज़ किया और उसी को लेके आगे चले। बहुत सारे डिप्लोमा सर्टिफिकेशन करते रहे, मास्टर्स भी कंप्यूटर्स के अंदर ही किया, और हाईली स्किल्ड सर्टिफिकेशन उस ज़माने में जो होती थी, आई डिड इट लाइक ओरेकल यूनिवर्सिटी से मैंने OCP किया, माइक्रोसॉफ्ट की MCSE की सर्टिफिकेशन, CCNA और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट PMI से। There are so many certificates. I have around 6 diplomas and numbers of certifications in information technology. कैरियर बड़ा अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के मेरे साथ हमेशा से जुड़े रहे हैं। I started my career from Employees Federation of Pakistan. I was very young at that time और एज ए ट्रेनिंग ज्वाइन किया था 96-97 में, और फिर वहाँ पे हमने स्किल डेवलपमेंट काउंसिल की बुनियाद रखी थी। तो वहाँ से तदरीस के साथ भी थोड़ा रहे इन्फो के, हम वहाँ पे कंप्यूटर डिप्लोमा, CIT DIT वगैरह डिज़ाइन किए टीम के साथ और वो करवाए। फिर मैंने बर्जर पेंट्स में काम किया, और फिर 2000 में Y2K का बड़ा बूम आया था कि Y2K इशू आ रहा है। तो एट दैट टाइम आई मूव टू UAE। मैंने कुछ अर्सा दुबई में गुजारा, और फिर वहाँ से मुझे लगा कि मैं बहुत अर्ली चला गया दुबई के अंदर। आई हैव टू गेट सम मोर एजुकेशन एंड स्किल्स इन पाकिस्तान। आई रिटर्न, और फिर सिलसिला एजुकेशन का और कैरियर का चलता रहा। उसमें हबीब ऑयल मिल्स में काम किया, उसके अलावा दीवान मोटर्स में काम किया। फिर मैं सऊदीया चला गया। सऊदीया में मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। साले अब्दुल अजीज़ अबा हसन ग्रुप के साथ आई वाज ग्रुप IT मैनेजर ओवर देयर। 6 कंपनियां थी मैं जिनको लीड कर रहा था वहाँ पे एज ए मैनेजर IT। और फिर वहाँ पे काफ़ी अर्सा काम करके दैन फिर जब मैं पाकिस्तान आया तो मैंने यहाँ पे हिलाल फूड्स को ज्वाइन किया एज ए हेड ऑफ IT। और वहाँ पे तकरीबन 4-5 साल गुजारने के बाद फिर मैंने पावर सेक्टर को चूज़ किया और मैं हबको में चला गया। पाकिस्तान में जितने भी हबको के एसेट्स हैं, बलूचिस्तान में, नारोवाल में, लारे, आज़ाद कश्मीर में, मैं उनको देखता था और काफ़ी मेरी वहाँ पे मोबिलिटी रहती थी, विजिट्स होते थे। तो हमने बहुत अच्छा काम किया। और अभी मैं पिछले तकरीबन 4.5-5 साल से टेक्सटाइल ग्रुप के साथ हूँ। ये इब्राहिम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है जिसकी अंदर 2 टेक्सटाइल कंपनियाँ, एक ओरिएंट टेक्सटाइल मिल्स और एक इब्राहिम टेक्सटाइल मिल्स। ये होम टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स हैं और साथ साथ यहाँ पे रिटेल बिजनेस भी है, आउटलेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर गुड डूइंग गुड। यहाँ काफ़ी काम करने का मौका मिला। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक वास्ट एक्सपीरियंस है
और तकरीबन सारे एरियाज पे काम किया है, जो यू नेम इट, और आई डिड इट एंड मुझे लगता है आपकी दफा में थोड़े दिनों बाद आप AI एजेंटिक वाला, क्योंकि अब AI का दौर आ रहा है, तो अब आप मूव कर देंगे। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि वक्त के साथ साथ आप ना कंपनी चेंज करते रहो, अपने आप को इम्प्रूव करता रहो। दैट्स द बिग। जिस तरह अभी आजकल मैं कहता हूँ कि मैं AI का स्टूडेंट हूँ और हम AI को स्टडी कर रहे हैं, और अभी फ्यू मंथ्स बैक मैंने एक एनालिसिस किया था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में AI की क्या नीड है। उसका एक रिसर्च पेपर बनाया था और वो मैंने भेजा था AIFOD, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, यूनाइटेड नेशन। वो एक्सेप्ट भी हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो मेरे पास वो मेंबरशिप भी है, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ और रिसर्च वर्क चल रहा है। देखते हैं आगे इंशाल्लाह किस तरह से हम कुछ खिदमत कर सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की और दूसरी इंडस्ट्री की यूजिंग AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो वो तो ज़्यादातर जो मुझे आइडिया लगता है कि वो तो सॉफ्टवेयर बेसिस पर है, और टेक्सटाइल तो सारा मशीनरी के ऊपर। मशीनरी पे मुझे नहीं लगता कि आप मुझे बेहतर समझा सकते हैं कि वो कैसे चेंज होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, वो जिन मॉड्यूल्स पे काम करता है उसको तो डेटा की ज़रूरत होती है। अब डेटा हमारे पास जो है ना, वो जिस तरह हमने देखा है, बहुत ही आसान अल्फाज में बताता हूँ कि कंप्यूटर्स के थ्रू भी आ रहा होता है और हमारे पास मशीनों से भी डेटा आ रहा होता है। अच्छा, मशीनों से जो डेटा आ रहा होता है और डिफरेंट इक्विपमेंट से जो डेटा आ रहा होता है, उसको भी अंडरस्टैंड करना और उसके ऊपर उनका एनालिसिस करके डिफरेंट यूजिंग डिफरेंट एल्गोरिथम्स लगा के उन डेटा के थ्रू भी बहुत सारे काम कराए जा सकते हैं, जिसकी मदद से हम प्रिडिक्टिव काम कर सकते हैं कि हमें पहले से बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। और बेसिकली AI जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर बेस्ड ही है जिस तरह यहाँ पर है। AI को समझने के लिए ना उसके पूरी मेथोडोलॉजी को समझना बड़ा ज़रूरी है कि हम AI के मॉडल्स कैसे होते हैं, उसके एजेंट्स कैसे बनते हैं। ज़्यादातर लोगों को तो ये पता है ना कि AI ChatGPT है, तो ChatGPT इज़ अ टूल। उसके अलावा डीप सीक हो गया आपका, और बहुत सारे इस तरह की चीज़ें आ गई हैं। अब हमारे पास जिस तरह हम टेक्सटाइल में बताते हैं, टेक्सटाइल के अंदर हम किस तरह के सॉफ्टवेयर्स अभी हमने इस्तेमाल करना शुरू किए हैं। लाइक हमारे डिज़ाइनर्स हैं जो बैठ के डिज़ाइंस बना रहे होते हैं। अब वो जो डिज़ाइंस बना रहे होते हैं, वो कस्टमर की नीड को समझते हुए उन डिज़ाइंस को अपने पास सॉफ्टवेयर के अंदर बना के, वो उनके साथ एक सिलसिला चल रहा होता है कि ये डिज़ाइंस हैं, और उनके काफ़ी टाइम लगने के बाद वो डिज़ाइंस अप्रूव होते हैं। अच्छा, AI बेस्ड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज करने का फायदा ये हुआ कि आपने बहुत जबरदस्त किस्म का प्रॉम्प्ट लिखना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट एंड यू हैव टू कन्वे दिस रिक्वायरमेंट टू द AI टूल इन द फॉर्म ऑफ गुड प्रॉम्प्ट, जिसको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी कहते हैं। अगर आपने एक अच्छा प्रॉम्प्ट जो कि बहुत ही डिस्क्रिप्टिव किस्म का है बना के दिया, तो वो चीज़ जो आप 2-3 दिन में जाके बना के फाइनल करते हैं, वो चंद मिनटों या कुछ घंटों में बन जाती है। तो उससे अब एक डिज़ाइनर बैठ के 1 महीने में 10 से 12 डिज़ाइन बनाता था। जब से टूल्स इम्प्लीमेंट हुआ है तो वो 10-12 डिज़ाइन तो 1-2 दिन में ही बन जाते हैं। तो उससे कितना काम। अच्छा, फिर दूसरा ये भी होता है कि आपने किसी भी डिज़ाइन का एक फोटोग्राफ लिया, एक पिक्चर ली अच्छी क्वालिटी की, उसको AI टूल के अंदर किया और वहाँ पे प्रॉम्प्ट में लिखा कि मुझे इसके अंदर आप कोई बर्ड बना दें, इस किस्म के फ्लावर का कलर होना चाहिए, इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। तो वो टूल्स होते हैं ना, आपको खुद बना के दे देते हैं। तो इस तरह टेक्सटाइल में जिस तरह आपने कहा, ये एक एरिया होता है। और इसके अलावा मशीनों के ऊपर हमारे पास जो हमारी मशीनरी होती है, जिसमें डेटा IoT बेस्ड होता है, डिफरेंट सेंसर्स के थ्रू आ रहा होता है कि जो उसकी परफॉर्मेंस को गेज करने के लिए होता है, उसका टेम्परेचर, उसका नॉइस, उसकी रोटेशन, उसका प्रेशर। वो जो डेटा है, वो डेटा को अंडरस्टैंड करता है इन द फॉर्म ऑफ IoT। हम उसके थ्रू डेटा को उठाते हैं और फिर जो AI मॉडल्स होते हैं वो उन डेटा के ऊपर जो है उनका एनालिसिस करता है। अच्छा, डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका डेटा हेल्दी होना चाहिए। डेटा के अंदर गार्बेज ज़्यादा है ना, तो आपके इतने अच्छे डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हिस्टोरिकल डेटा वो क्या करता है, वो उसका जो है एनालिटिक्स करता है और फिर वो प्रिडिक्टिव, बल्कि इवन AI के थ्रू तो है हम ट्रबल शूटिंग भी खुद ही कराते हैं कि भाई अगर कोई किसी जगह कोई एरर आ रहा है तो AI खुद डिसीजन लेता है डिफरेंट बिहेवियर्स को देखते हुए और उसको खुद ही उसको मेंटेन भी करता है, मतलब मेंटेनेंस मोड में भी जाके उसको कंप्लीट करता है। तो इस वक्त बहुत साइंस आगे चली गई है और लोगों को उसको समझना, बेसिकली AI इज़ नॉट फ्यूचर, मैं तो कहता हूँ AI इज़ नाउ। और AI तो ऑलरेडी आ चुका है, अभी करना है जो करना है। फ्यूचर में जिस तरह कहते हैं कि AI आ जाएगा, AI इज ऑलरेडी देयर। इसमें तो बहुत ज़्यादा अभी मैंने देखा इम्प्रूवमेंट्स भी आना शुरू हो गई हैं। सिर्फ AI नहीं, अब तो एजेंटिक AI और उसके बाद वो ऑटोमेशंस बोर्ड आ गए, वो ऑटोमेटिकली आपके डिसीजंस मेकिंग कर लेते हैं। तो बड़ा अच्छा जैसे आपने बताया था कि ChatGPT जो है वो वो नहीं है AI, वो इट्स अ टूल। जैसे पहले हम इंटरनेट को गूगल से जाके चेक करते थे कि इंटरनेट चल रहा है, इंटरनेट को गूगल बोलते थे लोग, गूगल इज इंटरनेट, बेसिकली गूगल एक ब्राउजर है। तो बिल्कुल सेम इस तरह है। और
आज के ज़माने में जो यूथ है, एक सबसे अच्छी जो बेसिकली चीज़ें हो रही हैं कि एआई के ऊपर ना बड़ा सिंसियरली और पॉजिटिवली काम हो रहा है, नॉट ओनली इन द वर्ल्ड, ऑल्सो इन पाकिस्तान। HEC ने एजुकेशन का पार्ट लाजमी बना दिया। 2026 के कुरिकुलम के अंदर एआई यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर लाजमी एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। और इसी तरीके से जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर भी एआई के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है, और साथ साथ बहुत सारे अब यहाँ पे लैब्स बन गई हैं और इदारे हो रहे हैं, मतलब अवेयरनेस है, बट राइट डायरेक्शन में राइट चीज़ को चूज़ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ये बोलूँगा कि हम ये सोचते हैं ना कि हमें अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है, तो ये गलत है। बच्चों को तो करना ही, हमें अपने आप को भी फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना सही है। तो उसको प्रिपेयर करना है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। क्योंकि मुझे आपकी पुरानी जर्नी का भी सोचा, जैसे मुझे याद आ गया खुद भी कि पहले वो एक कंप्यूटर का दौर आया था, फिर उसके बाद उसके साथ कुछ आया कि इंटरनेट आ गया। क्योंकि मुझे याद है उस वक्त हम थे टाइपराइटर्स होते थे, उसके बाद वो कीबोर्ड ने रिप्लेस किया। कीबोर्ड के बाद वो बड़ा IT के कोर्सेज चले, CIT के नाम से कुछ इस तरह के कोर्सेज होते, तो वो सारे वो करने जा रहे थे कि भाई वो भी IT का बूम आया। मैं कहा वो मूव करके फिर इंटरनेट आया, इंटरनेट के ऊपर फिर वो सोशल मीडिया आया कि भाई हर चीज़ सोशल मीडिया। तो मैंने AI तो पता नहीं क्यों मुझे आया कि क्या ये जो मेरा सवाल है कि आपको क्या लगता है ये भी 2 से 3 साल में चेंज हो जाएगा, कुछ नया आ जाएगा? इसकी कोई लाइफ साइकिल पे रिसर्च है? बेसिकली देखें, एआई को वैसे हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कि एआई नया नहीं है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ना 50-60 सालों से काम हो रहा है, और इसके ना मल्टीपल स्पाइक्स आए हैं। इसकी पूरी डिटेल अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर कि किस तरह से पहले वॉटसन यूज़ करते हुए IBM ने एआई के मॉडल पे काम किया था, फिर वो गायब हो गया, ख़त्म हो गया, फिर दोबारा 10-12 साल बाद दोबारा आया। तो मतलब ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, बेसिकली बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है जो आजकल काफ़ी लोग बोलते हैं, मैं भी उसको रिपीट करता हूँ कि एआई विल नॉट रिप्लेस पीपल who will be the user of AI, they will replace non-AI users। तो यही पहले जिस तरह मैंने कहा ना, कंप्यूटर आने वाले थे तो कंप्यूटर आएगा तो सबकी जॉबें खत्म हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। AI के अंदर भी यह है कि वो लोग जो अभी से अडॉप्ट करेंगे AI की टेक्नोलॉजी को, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, अपने रूटीन वर्क में, अपने प्रोफेशन में AI को अडॉप्ट करेंगे, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप टीचर हो, या आप इंजीनियर हो, किसी भी तरह से अभी से उसको करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, उसकी चीज़ों को देखेंगे, तो डेफिनेटली देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि AI बेस्ड एप्लीकेशंस और एजेंट्स पे काम कर रही हैं, बना रही हैं, जो कि एजेंटिक AI कहलाता है। और जनरेटिव AI तो ऑलरेडी इतना अवेलेबल है कि आप मोबाइल पे आप जब देखें AI की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इवन एक AI की कुछ छोटी सी एग्जाम्पल जो कि आप काफ़ी अर्से से इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो ये है कि जब आप वर्ड में डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे होते हो, वो आपको प्रिडिक्ट कर रहा होता है कि अगला वर्ड क्या होगा या उसकी स्पेल क्या होगी। तो इट्स अ स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ AI। तो AI की जो अडॉप्टेशन है ना, वो अभी से नहीं है, पहले से। तो हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो लोग जो AI बेस्ड एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, उनके सॉल्यूशंस पे काम करते हैं, दे नीड हाई लेवल रिसोर्सेज इन द रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटेशन, जो कि इस वक्त काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा ही चैलेंज ये है कि वो लोग जो कि AI के ऊपर काम करना चाहते हैं, AI बेस्ड कुछ एप्लीकेशन सॉल्यूशंस बनाना चाहते हैं, तो उनको कंप्यूटेशन के ना चैलेंजेस बहुत आते हैं। बाकी AI के यूज़र तो आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम हर कोई देखें इस वक्त सब यूज़ कर रहा है। जिस तरह गूगल यूज़ करते थे, अब सब चैट GPT यूज़ कर रहा है। तो AI यूज़र्स जो है ना, वो तो इतना रैपिडली ग्रो कर रहा है। और बाकी जहाँ तक है कि प्रोफेशन सारे ही रहेंगे, लेकिन उनमें AI की अडॉप्टेशन जो है ना, वो जो अडॉप्टेशन आएगी उसके अंदर, उससे काफ़ी तब्दीली आएगी, चीज़ें आसान हो जाएंगी। डेफिनेटली मैन पावर भी फ़र्क आएगा। जिस तरह मैंने बताया कि एक कंपनी में अगर 6 डिज़ाइनर हैं तो 1 से 2 डिज़ाइनर ईजिली काम कर सकते हैं। बल्कि AI एजेंट्स और मॉडल्स इतने ज़बरदस्त स्मार्ट होते हैं कि एक एंड यूज़र भी अच्छा प्रॉम्प्ट लिखते हुए ना बहुत सारे काम कर सकता है। तो चैलेंजेस आएंगे, बट वी हैव टू अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी इन द अर्ली एजेस, नॉट ओनली द यूथ, ऑल्सो लाइक अस, जो हम ऑलरेडी एक अच्छा टाइम स्पैन गुजार चुके हैं इसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हो गया और आप हो गए और हमारे से बहुत सारे लोग हैं, हम उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं कि हमने वो कैसेट्स का ज़माना देखा है, और वहाँ से होते हुए रेवोल्यूशन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा देखा है। अब जो रेवोल्यूशन की लाइफ है ना, वो बड़ी शॉर्ट होती है डिफरेंट चीज़ों के अंदर, लेकिन वो एडवांसमेंट की तरफ चली आती है। अब तब्दीलियाँ ना वो 10-10 साल में, 20-20 साल में नहीं आती। मुझे भी नहीं लगता। अब तो दिनों की बात है कि आपके पास एक चीज़ आई, आप कुछ दिन में देखेंगे बिल्कुल सेम लाइक कि हर चीज़ इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, चाहे ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी हो और चाहे बहुत सारी चीज़ें हों उसके अंदर।
तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस, और स्पेशली अपनी यूथ के लिए हमें इसके लिए बहुत काम करना है और उनको हमें तैयार करना है आने वाले वक्त के लिए। अच्छा, मैं यूथ पे ही जा रहा हूँ, जो आज हमारा टॉपिक था। यूथ को अगर हम एम्पावर करें तो क्या पहले हम उसको स्टार्ट कहाँ से करें टॉपिक? सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि हम वापस एआई पे आ जाए, क्योंकि मैं एआई पे निकल गया था, मैं आगे वापस मेरे ख्याल से साइमल्टेनियसली भी चल सकता है। हम इसको मिक्स करके रखते हैं थोड़ा। यूथ की अगर बात करेंगे ना, तो देखें यूथ जो है उसके लिए जो आजकल के ज़माने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरी नज़र में, वो ये है कि प्रॉपर गाइडेंस। जब मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की थी तो मैं एक फ्लो में चल रहा था, जो कि मेरे दोस्त चल रहे थे और जो मैं देख रहा था। मुझे पता था कि स्कूलिंग करनी है, स्कूलिंग के बाद मुझे कॉलेज जाना है, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी, कोई टेक्निकल स्किल सीखनी है, कोई जॉब ढूंढनी है और मुझे कहीं जाना है। तो एक रूटीन थी जिसमें जा रहे थे। अब टाइम बहुत चेंज हो गया है। अब पेरेंट्स बहुत कीन हैं कि उनके बच्चे क्या करें। अच्छा, हम क्योंकि एक बीइंग अ CIO, सीनियर CIO, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि भाई हम बच्चों को क्या कराएं कि ये आगे जाके इनके लिए आसानी रहे, फ्यूचर के हवाले से, कि जो फ्यूचर ऑफ वर्क है उसमें ये लोग जो है इजीली वहाँ हो जाएं, चैलेंजिंग इन्वायरमेंट होगी, हम उनको कोई कोर्स करा लें। और बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि बच्चों को ना कोई ऐसा शॉर्ट कोर्स करा लें कि ये अपना खर्चा उठाना शुरू कर दें वो। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगा कि ना द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द गाइडेंस, सो आई स्टार्टेड इट। इसको तकरीबन 10-15 साल तो हो चुके हैं कि जिसमें हमने एजुकेशन गाइडेंस के तौर के ऊपर या फिर कैरियर गाइडेंस स्पेशली फॉर यूथ एम्पावरमेंट के लिए ना उस पर काम स्टार्ट किया। पहले वो इंडिविजुअल बेसिस पे था, फिर बाद में थोड़ा कारवां बनता गया, बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ते गए। हमने उसको एक प्लेटफॉर्म भी बना के उसको एक नाम दे दिया है, टॉक वाइज पाकिस्तान, जिसमें हमारा ये कहना है कि वंस अ मेंटोर ऑलवेज अ मेंटोर। अगर आप किसी मेंटोर के साथ जुड़ गए तो आप हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं, वरना ऐसा होता है कि आपने किसी से गाइडेंस ली, उसके बाद बात खत्म, वो अलग आप अलग अपने हिसाब से कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह करते हैं कि जिस तरह हमने ये सिलसिला किया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तो बहुत सीनियर लोग हैं मेरे साथ, मोर देन 200 लोग आर एसोसिएटेड इन माई सर्किल ना, लेकिन उसमें से कुछ लोगों को मैं एज ए मेंटोर इस्तेमाल भी करता हूँ, मैं खुद भी करता हूँ। इसके अलावा हमने फाइनेंस के लोगों को भी अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं हमारे साथ, और इसके अलावा और डेटा एनालिस्ट लोग हैं, और इस तरह के और भी लोगों की तरफ हम गए हैं। अच्छा, उसमें फ़ायदा ये है कि हमें ना 2-3 चीज़ें देखनी पड़ती हैं ना, कि हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। अच्छा, इंटरेस्ट के साथ साथ उसका फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली और उसका जो सर्किल होता है उसको भी देखना पड़ता है। अगर आपने दीन सीखना है ना, तो मौलवियों में या फिर आपको दीनी माहौल में बैठना पड़ेगा। exactly, मेरे पास आके आप नहीं सीख सकते, लेकिन हाँ, मैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बता सकता हूँ। तो हम उनको गाइड करते हैं कि आपने अपना सर्किल ही ये बनाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्किल। अगर आपका बन गया ना, तो और आप जुड़ गए, जिस तरह पहले वक्तों में होता था, हमने हिस्ट्री की बहुत सारी बुक्स के अंदर ये पढ़ा है और लोगों की बायोग्राफी पढ़ी है। इतने बड़े बड़े अजीम लोग हैं जिनके नाम आजकल किताबों के अंदर होते हैं, लेकिन अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़े ना, तो अगर वो किसी उस्ताद के पास जाते थे इल्म हासिल करने, तो 2-2, 3-3 हफ्ते या 2-2, 3-3 महीने लग जाते थे। वो लोग अपने घर का दरवाज़ा तक नहीं खोलते थे और वो उनके घर के बाहर बैठ के पानी भरते थे, सफाइयाँ करते थे, इंतज़ार करते थे। यू हैव टू स्पेंड टाइम। लेकिन वो उनके साथ जुड़ जाते थे, और जब एक मरतबा दरवाज़ा खुलता था और वो अंदर ही आते थे, जब वो बाहर निकलते थे कुछ अरसे बाद, तो हम उनका नाम कितने फ़ख्र से लेते हैं कि इतने बड़े बड़े लोग, आलिम दीन है उसके अंदर, और इतने बड़े बड़े साइंसदान इस तरह से गुजरे। इसी तरीके से हम गाइड ही करते हैं ना, आपने माहौल बनाना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका जो इंटरेस्ट है, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में आना है ना, तो कंप्यूटर साइंस के लोगों के साथ आपको जुड़ना शुरू करेंगे। अब इतना जदीद दौर हो गया है कि आपको इजीली बहुत सारे फोरम्स मिल जाते हैं, हर चीज़ अवेलेबल है, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं, बट राइट डायरेक्शन। तो उसके लिए हमने सिलसिला शुरू किया कि यूथ को ना प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सालों के अंदर वो बच्चे जिनके ऊपर हमने काम किया, जो हमारे साथ जुड़ गए, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉर्पोरेट के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी पोजीशंस पे हैं, गाड़ियाँ भी उनको मिली हुई हैं और अच्छी अर्निंग है उनकी। बहुत सारे बच्चे बाहर चले गए, तो बड़ी खुशी होती है देख के उनको, और फिर वो भी बड़े फ़ख्र के साथ बताते हैं कि अहमद भाई ने हमें गाइड किया था, सुहेल भाई ने हमें गाइड किया था, लाइक दिस। और हम उनके, ये हमारे मेंटोर हैं, हमारे उस्ताद हैं। अच्छा, उसमें बेसिकली इस कम्युनिटी ने हमें आज इस पोजीशन में पहुंचाया ना, तो हम क्या दे सकते हैं? मेरे हिसाब से इससे बढ़ के हम कुछ नहीं दे सकते कि हम किसी को ना अच्छे रास्ते के गाइड करें, तरीका बताएं, और जो हेल्प कर सकते हैं हम उसकी हेल्प करें, ताकि वो अपना एक अच्छा कैरियर बना सकें। तो इस तरह से हम लेके चले, और हमारा ये सिलसिला जो है वो चलता रहा, जो कि अब हम कॉर्पोरेट तक ले गए कि कॉर्पोरेट के ऊपर भी ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जॉब कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
तो अब वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो एक बड़ा सवाल होता है। अगर आप उनसे पूछेंगे ना तो मैक्सिमम लोगों के जवाब क्या होते हैं, मेरा मैनेजर मेरी तरक्की नहीं होने देता, इस कंपनी के अंदर मेरी पोजीशन नहीं बन रही है, आई एम मिसफिट, इस तरह के सवाल होते हैं। अच्छा, जब उनको चेक करें ना तो 4 चीज़ें चेक करने की होती हैं जो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, दूसरा हम देखते हैं आपकी एजुकेशन क्या है, इसके अलावा तीसरी चीज होती है आपने कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा, करिकुलर एक्टिविटीज के आप कितने इन्वॉल्व हैं, कितना किया हुआ है, अपने आपको कितना ग्रूम किया हुआ है, और चौथी चीज होती है एक्सपीरियंस। तो अच्छा, पहला आपने बताया कि इंटरेस्ट भी है या नहीं है, दूसरा एजुकेशन क्या है, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस, एक्स्ट्रा डिप्लोमा सर्टिफिकेशन या उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर किसी जी बिल्कुल, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी है और वो आप कैरियर बनाना चाहते हैं, और दूसरा चौथा है एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस। अच्छा, ये 4 चीजें बन जाती है ना। अच्छा, अगर आप चारों चीजों को मैप कर लें और चारों चीजें सेम ट्रैक पर है ना, तो फिर आप सी लेवल पोजीशन के ऊपर आपको पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ज्यादातर केसेस में पता क्या चलता है, बैकग्राउंड फाइनेंस का था, काम सेल्स एंड मार्केटिंग में कर रहे हैं या किसी आईटी की फील्ड में आ गए उसमें कर रहे हैं, इस तरह, तो वो मिसमैच होता है। बहुत सारे हमारे पास ऐसे केसेस मिले कि वो काम, प्रोफेशन उनका कुछ और है, उसमें उनका एक्सपीरियंस बन गया 8-10 साल का, लेकिन उनकी एजुकेशन सर्टिफिकेशन या तो नहीं है तो किसी और तरह की है, और जब उनसे बात करी तो उनका इंटरेस्ट कुछ और ही निकलता है, तो फिर वो पजल रहते हैं। तो फिर हम उनका क्या करते हैं, अच्छा ऐसे केसेस को हम छोड़ते नहीं है, हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि अब करना क्या है, कौन सी चीज का वेट ज्यादा है। आपका अगर एक्सपीरियंस एक चीज के अंदर हो चुका है 8-10 साल में, तो आपका कुछ तो इंटरेस्ट बन ही जाता है। फिर हम उनको गाइड करते हैं कि आपने इसी में रहते हुए अपनी सर्टिफिकेशन ये या फिर एजुकेशन को कंटिन्यू करना है। एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए या सर्टिफिकेशन डिप्लोमा करने के लिए ना एज को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। तो जो भी चीज़ है ना बस आप कर सकते हैं, एज इज जस्ट अ नंबर ही है बिल्कुल, क्योंकि जब 70 साल की उम्र में लोग न्यूज़ में आया कि कुरान हिफ्ज़ कर सकते हैं, तो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 50 साल 60 साल अपने बच्चों के साथ ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल हैं इस तरह की। तो हम उनको फिर करते हैं और जिनकी समझ में आती है बात, फिर उनको बताते हैं कि आप इस तरह के कोर्सेज करके ना अपने CV को भी वेट दें, लेकिन अपनी स्किल को भी बढ़ाएं, तो फिर आपके लिए रूम बनेगा आगे ना। जब रूम बनेगा ना तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज जहाँ पे आप काम कर रहे हैं ना आप यही काम करते रहेंगे। अच्छा, उन माहौल में ना ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, तो फिर जो कंफर्ट जोन की डेफिनेशन आती है ना कि हाँ यार ये ठीक है, मैं हूँ यहाँ तक हूँ, अब मैं और कुछ नहीं कर सकता और मैं इसमें बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने अपने आप को उसमें ढाल लिया है। अच्छा, वही लोग हैं जो कि परेशान भी होते हैं। फिर वो एक वर्ड में अगर यूज करूँ, अगर लोग मुझे कहें यार अल्लाह का शुक्र है, बहुत है यार, बस अल्लाह का शुक्र है, फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं यार वो कोई ग्रोथ नहीं हो रही है यार कंपनी में, या फिर थोड़े से पैसे मेरे वर्ड में यूज़ करते हुए थोड़ा डरता हूँ, क्योंकि बड़े गंदे कमेंट मिलते हैं। लेकिन जिनसे ही मिलो जिनकी ग्रोथ नहीं होती, पता अल्लाह का, पहले तो बोले का अल्लाह का शुक्र है यार बहुत सेट है, बट ठीक है यार, अगर मैं बोलता हूँ यार ये चीज़ करनी है आपने, कि इम्प्रूवमेंट करनी है यार, अब तो यार टाइम नहीं है यार, अब तो हमारे बच्चे करेंगे। तो ये मुझे एग्जैक्टली यही वो चीज़ है जिसको हमने पकड़ा है, और हमने जब इसको पकड़ने से मुराद इसको अंडरस्टैंड किया, पहले तो खुद लर्न किया, फिर हमने जब अच्छा हम क्या करते हैं कि हम इसको ना एज ए केस समझते हैं। जो भी अगर हमें कोई ऐसा इंडिविजुअल मिलता है ना, वो हमारे लिए एक केस होता है, उसको स्टडी करो, देखो, और हम ये समझते हैं कि देखें अगर हमारे पास कोई इस तरह से आ रहा है, अप्रोच कर रहा है और हमसे कोई हेल्प आउट कर रहा है, मांग रहा है और हम उसको हेल्प आउट कर रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ना एक तोहफा है हमारे लिए, कि अल्लाह ताला ने ना करोड़ों अरबों लोगों में से हमें चुना कि भाई हम किसी को गाइड करें, मतलब किसी और के पास चले जाता। आपसे मशवरा भी वही मांगता है जो कि समझता है कि आप मशवरा दे सकते हैं। मैं इसमें आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन मुझे आजकल मशवरा देते हुए डर लगता है। उसकी वजह ये कि अगर मैंने किसी को आज मशवरा दिया कि यार मिसाल के तौर पे कि IT सीख लो, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, या कंप्यूटर सीख लो, तो उसकी एक लाइफ साइकिल होता था तकरीबन कोई ऑलमोस्ट, हम कह रहे हैं उसका लाइफ साइकिल 3 से 6 साल का। अगर मैं बोलता हूँ मुझसे कोई मशवरा मांगता है, मैं बोलता है यार AI सीख लो या जंडी सीख लो, मैंने कहा ये करिए सीखने से जाएगा 3 से 6 महीने लगाएगा, और जब तक वो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। अच्छा देखिए, यही तो, मुझे थोड़ा सा खौफ लगता है। यही तो प्रॉपर मेंटरशिप और गाइडेंस है, जो कि एक सीनियर ही समझ सकता है और एक तजुर्बेकार आदमी ही बता सकता है। अक्सर लोगों के साथ होता क्या है कि जो नीम हकीम टाइप के लोग होते हैं ना, अच्छा पहली बात तो ये, आप मशवरा मांग किससे रहे हैं? अगर किसी ऐसे से मांग रहे हैं जिसका IT का बैकग्राउंड नहीं है और भी सुन के आपको बता रहे हैं यार तुम AI का कोर्स कर दो, अच्छा ऐसे बहुत केस उस तरह ना फिर दुकानें बड़ी चमकती हैं भाई, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खुले बंद भी हो गए। मेरा दरस व तदरीस से मेरा बहुत बड़ा ताल्लुक रहा है पिछले 20-25 सालों के अंदर। अभी भी मैं ट्रेनिंग्स कराता हूँ और बड़े पैशन के साथ कराता हूँ, ये मेरा पैशन है, प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन तो मैं जॉब है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, और आई लव माई जॉब, लेकिन ये के साथ साथ मुझे ना लोगों को गाइड करना, ट्रेन करना इसमें होता है। मेरा जो फेवरेट टॉपिक है ना, हाउ टू स्टे फोकस, और ये मैंने जब स्टडी करना शुरू किया था जब कोविड आया हुआ था,
जब कोविड आया था ना तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, घरों पे काम। मैं खुद तकरीबन 1 साल घर से काम किया है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था। तो एक जो बाहर जाके काम करने वाले होते हैं वो वैसे ही इतने परेशान हो जाते हैं कि यार अब घर में बैठ के काम करना होगा, आदी नहीं होते। तो उस वक्त मैंने स्टडी शुरू करी तो मैंने कहा इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है जिसको देखा जाए। तो मुझे स्टडी करके पता चला कि फोकस अगर आपने प्रॉपर करना शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसी चीज़ को लेके चला, और उसके साथ साथ आर्ट ऑफ अट्रैक्शन को लेके चला अपने साथ। आर्ट ऑफ अट्रैक्शन, जैसा गुमान करोगे वैसा होगा। अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को लेकर आया तो मेरी ज़िंदगी में बहुत तब्दीलियाँ आई, और यही चीज़ मैं आगे कन्वे भी करता हूँ कि आपने किस तरह करना है। गाइडेंस की बात हो रही थी कि आप बच्चों को किस तरह गाइड कर सकते हैं, डरते हैं कि ये चीज़ है वो चीज़ है। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि देखें, अगर आपसे आके कोई गाइडेंस मांग रहा है ना, और अगर आपको खुद नहीं पता और आपने उसको गाइड कर दिया, ये बिल्कुल इस तरह हो गया कि आपको रास्ते का नहीं पता और किसी ने आपसे पूछा, आपने बोला हाँ यहाँ पर है, वहाँ चले, और वो गुम गया, वो हो गया। तो मेरे हिसाब से आपने बड़ी ज्यादती करी, अपने साथ भी करी क्योंकि अल्लाह पूछेगा, और उसके साथ भी करी क्योंकि उसके साथ वो होगा। तो उसमें ये होता है कि आपने जो आप एक्सपीरियंस रखते हैं सारी चीज़ों को, मार्केट को देखते हुए, ट्रेंड्स को देखते हुए, फिर आपने उसको प्रॉपर गाइड करना होता है। और मेरा मानना ये है, मैं कभी भी लोगों को ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को छोटे छोटे से ऐसे कोर्स करा दें जिससे वो अर्निंग की तरफ चल जाए। मेरी नज़र में, अच्छा शायद लोग नाराज भी होंगे भाई, वही वाली बात कि भाई आप इस तरह कह रहे हैं कि अब इससे तो लोगों का रोजगार भी आता है, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि पिछले 5-10 सालों में वो लोग जिन्होंने शॉर्ट कोर्सेज करके शॉर्ट टर्म के अंदर अर्निंग करना शुरू कर दी थी, वो आगे नहीं बढ़ सके। ये मैंने भी नोट किया बात। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, आपके पास डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। अगर टाइम का मसला नहीं है तो एक छोटी सी मैं स्टोरी सुनाता हूँ जो कि बड़ी ज़बरदस्त है। कि खातून को एयरपोर्ट पे एक साहब नजर आए कि लोग उनसे ऑटोग्राफ ले रहे थे। थोड़ी देर में वो साहब इन्हीं के साथ आके बैठ गए। तो उन्होंने बोला आप कौन है? उन्होंने कहा मैं एक आर्टिस्ट हूँ। तो कह लेंगे कि अच्छा, तो कह लेंगे आप क्या बनाते हैं? उन्होंने कहा मैं स्केचेस बनाता हूँ। तो उन्होंने ऐसे ही अजरा मजाक कहा कि मुझे भी स्केच बना दें। उन्होंने उनको एक फ़ौरन से स्केच बना के दे दिया 10 मिनट के अंदर, और बनाने के बाद अपनी जो स्केच बुक थी उसमें से निकाल के दे दिया। अब उन्होंने निकाल के अपने पास रख लिया और उसके बाद वो चली गई। अच्छा, घर में उनकी एक जगह पे कॉर्नर के ऊपर स्पेस थी, उन्होंने उसको फ्रेम किया, वहाँ लगा दिया। तो उनके घर में एक दावत में कुछ लोग आए जो कि आर्ट्स को समझते थे। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा आपको कहाँ से मिली? तो उन्होंने कहा वो एक साहब थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने दी थी। कह रहे तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, और जो उन्होंने आपको बना के दिया ना, ये तो बड़ी महंगी चीज़ होगी। अब खातून थी, क्यूरियस हो गई, वो उसको लेके आर्ट गैलरी गई। अब आर्ट गैलरी गई तो वहाँ जाके उसको पूछा, तो उन्होंने कहा भाई इसके तो हम आपको $30,000 देंगे। तो वो बड़ी परेशान हुई। खैर उन्होंने वापस आके घर में लगा दी उस स्केच को। इत्तेफाक से वही आर्टिस्ट उनको एक तकरीब में मिले एक जगह, तो उन्होंने जाके अपना तारुफ कराया कि हम एयरपोर्ट पे मिले थे, आपने मुझे वो दिया था। कह लेंगे मैंने इसको चेक किया, उसकी $30,000 उसकी वैल्यू लगी। कह लेंगे बिल्कुल लगी होगी। तो कह लेंगी कि मुझे भी ये हुनर सिखा दे, क्या मैं सीख सकती हूँ? तो उनका जवाब था बिल्कुल आप सीख सकती हैं, लेकिन आपको उसके लिए 30 साल मेहनत करना पड़ेगी। ये 3 दिन का या 30 दिन का काम नहीं होगा। तो आपने कोई भी हुनर सीखना हो या कोई भी चीज़ करनी हो तो यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम। उसी को देखते हुए ना हम गाइड करते हैं कि आपने अगर कोई काम करना है ना, अब देखें AI को सीखना है ना तो ChatGPT थोड़ी सीखना है। AI के लिए आपको उसकी प्रोग्रामिंग, पाइथन, ये इस तरह की चीज़ें, आपको उसके एजेंट्स को देखना, उसके मॉड्यूल्स को समझना, उसकी साइकी समझना कि किस तरीके से उसकी साइंस है, किस तरह से काम होता है, उसके लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा। आपको ऐसे ही बैठ के इंटरनेट से AI समझ में नहीं आ जाएगा। आपको फिर उसी तरह की एजुकेशन भी लेनी पड़ेगी और उसको आगे लेके चलना पड़ेगा। अगर आप AI प्रोग्रामिंग में आना चाहते हैं तो उसका ट्रैक अलग है। अगर आप अपने प्रोफेशन में AI को यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए आपको अलग जाना पड़ेगा। तो वो चीज़ समझानी पड़ती है। तो एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि अगर आपने किसी भी स्किल के हाई लेवल पे पहुंचना है ना, तो यू हैव टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 10,000 आवर्स, 10,000 घंटे आप अगर किसी भी स्किल को सीखने में लगाते हैं ना, तो फिर आप जाके इस लेवल पे पहुंचेंगे कि आप कह सकते हैं कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। शॉर्ट टर्म इज नॉट अ लॉन्ग टर्म। जो शॉर्टकट होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही। जिसमें हमने बात की 10,000 घंटे का, उसका बॉक्स ये किसने किया था? ये मिस्टर अली ने शायद दिया था कि मैंने तकरीबन एक पंच को 10,000 दफ़ा मारा है, तब जाके ये एक ही पंच में गिरता है। ऐसा नहीं गिरता कि मैं किसी को एक पंच मारता हूँ तो वो गिर जाता है। एग्जैक्टली मुझे मोहम्मद अली किले गए था ये। और जो मोहम्मद अली किले ना, उनके वो ही इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ आर्ट ऑफ अट्रैक्शन। बेसिकली व्हेन ही वाज अ स्मॉल चाइल्ड इन हिज विलेज, तो वो वहाँ पे जो बॉक्सिंग वगैरह खेला करते थे, वहाँ चले आते थे और छोटे बच्चे थे, शीशे के सामने खड़े हुए कहते थे कि आई एम अ वर्ल्ड चैंपियन। तो लोग हंसते थे उसके ऊपर, लेकिन उसको वही चीज़, इसी ये आर्ट ऑफ अट्रैक्शन की बेहतरीन एग्जाम्पल है। उनका गुमान ऐसा था ना, आपने कर लिया, फिर
दुनिया की सारी पॉजिटिविटी आपके साथ होती है और फिर आप लग जाते हैं और आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ मिल गई। तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। तो वो भी यही कहा करते थे और आपने देखा कि वो कहाँ से कहाँ पहुंचे, वर्ल्ड चैंपियन ही बने भाई। अच्छा, मेरे पास जो आपके लिए बड़ा अच्छा मेरा है सवाल, मेरे पास कुछ आते भी लड़के ना, तो मैं तो खैर गाइड नहीं करता, मैं तो रिकनेक्ट करता, मतलब भाई आई एम नॉट द एक्सपर्ट इन दिस एरिया। वो पूछते हैं कि हम करें क्या, मतलब भैया मैं कैसे सजेस्ट कर सकता हूँ, मुझे बताइए। ये समझने कि मैं फेस चेंज हो गया और फिर बंदा आपके पास आया, कहता है यार बताएं क्या करूँ, मतलब किस कैरियर में जाऊँ। कुछ बोलते हैं अमेजोन पे चले जाएं, कुछ कहते हैं एडसी पे, कोई कहते हैं AI आ गया है, कुछ कहता है नहीं यार ये ख़त्म हो गया, अमेरिका तबाह होने वाला है। अभी रिसेंटली एक बंदी कॉल भी आई, तो बताया मैं पाकिस्तान में, मैंने कहा अमेरिका तबाह होने वाला है। अच्छा, मैंने कहा देख, आई एम नॉट द एक्सपर्ट इन द, मतलब इकोनॉमिक में एक्सपर्ट नहीं है तो मैं कैसे बता सकता हूँ। तो कहते हैं कि मैंने कहा तुम्हारा सवाल क्या है, कहता है मैं क्या करूँ। तो मैंने बोला ये तो सवाल ही नहीं है ना, तो अब इसका आपके पास जवाब है तो मुझे बताएं। तो नॉर्मली अच्छा देखें, ये एक सवाल होता है कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, ये क्या नहीं कर सकता। अच्छा, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तो समझ में आता है कि उनको एक फील्ड चूज करना पड़ती है, लेकिन बड़े मैच्योर लोग भी आते हैं कि मैं जिसका आपका सवाल बताया कि आई थिंक उम्र 45 से अबव होगी, अच्छा कमाता है, मतलब कहता है यार वो भी आजकल तो पता है वो हालात अच्छे, मतलब 45 की एज है, बिजनेस मैन है, फिर भी मुझसे मतलब सवाल पर्टिकुलर नहीं था, मैं आपको ऐसे बता दिया। अच्छा देखिए, ऐसे केसेस के लिए हम करते क्या है, हम करते ये हैं कि उनके साथ में डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं उन्हीं से मुतालिक। वो जो मैंने आपको जो 4 पिलर थ्योरी बताई ना कि आपका इंटरेस्ट क्या है, एजुकेशन क्या है, अच्छा जब इन चीज़ों पर डिस्कशन शुरू होती है ना तो सवाल के जवाब खुद आना शुरू हो जाते हैं, इसके अंदर ट्रैक पता चलना शुरू हो जाता है। होता यही है कि लोगों के पास ना इतने आजकल एंग्जाइटी है, हालात है, हम दूसरी चीज़ों में इतने वो होते हैं कि हमें ना अपने सवालात के जवाब मिल नहीं होते, लेकिन हमारे पास सवालों के जवाब होते हैं। अल्लाह ताला भी किसी को अगर इम्तहान में डालता है तो उतने इम्तहान में डालता है जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि अगर कोई ये सवाल करता है ना कि यार हमें अब बताएं कि हम क्या करें, तो पहले तो हम उसके बारे में सवालात करते हैं कि भाई पहले आप अपने बारे में बताएं कि क्या चीज़ है, आप क्यों करना चाहते हैं, क्या चीज़ है, आपने क्या सुना, आपने किसको देखा। भाई देखिए, मैं अगर कल मैं गया था एक सैलून पे, वहाँ पे आके मैंने अपना हेयर ट्रिम कराया, खत वत बनवाया, पूरा फुल चल रहा था, दिल चाहने लगा मेरा भी सैलून होता। तो हमारे यहाँ होता है कि हम एक कामयाब इंसान को देख के ना हमें लगता है कि यार अब ये काम कर लो और हो जाएगा, यही तो हमारा एक बिगाड़ पैदा होता है। हम यहीं से तो ट्रैक से हटते हैं, हम हर चमकती हुई चीज़ को सोना समझ लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि इसने कितनी मेहनत करी है, कितना टाइम लगाया है और कितना इसका इंटरेस्ट था। बिलीव मी कि एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, और फेलियर से ही आप लेसन लेते हैं ना, आपका जो तजुर्बा होता है ना उसको आप याद ना रखें लेकिन उससे लेसन लें। तो हमने ये किया कि मैं और मेरे साथ हमारे 2-3 और साथी थे, हम लोगों ने किया कि चलें यार हम ना रेस्टोरेंट का बिजनेस खोलते हैं। उनमें से 2-3 फाइनेंस के लोग थे। हर कॉमन बंदा आजकल हर कोई ये चाहता है, जिस रेस्टोरेंट में जाओ वहाँ वेटिंग, जिस रेस्टोरेंट में जाओ वहाँ पे वेटिंग, और ऐसा लगता है कि बड़ा जबरदस्त। अच्छा, हम लोगों ने मिलके ना एक पूल बनाया और बनाने के बाद हमने एक रेस्टोरेंट खोल लिया हैदराबाद पे। अच्छा, मेरा बैकग्राउंड IT का, मेरे साथ जो उसमें पार्टनर थे सारे फाइनेंस के लोग, फाइनेंस के बड़े समझदार लोग होते हैं, कुछ भी होते हैं, लेकिन साबित ये हुआ कि आपको क्या वो बिजनेस करना आता है, आपको उसके इन और आउट पता है या नहीं। अच्छा, वो बिजनेस किया, रेस्टोरेंट बनाया, उसको 1.5 साल चलाया और उसके अंदर टीम भी रख दी, और हमने उसको उसी तरह ऑपरेट करने की कोशिश की जिस तरह एक ऑफिस चलता है, जबकि वो बिजनेस टोटली डिफरेंट है। हमें एक ऑफिस में काम करना आता है, हमें उसका पता है सारी की सारी चीज़ों का, बिजनेस की साइंस ही अलग होती है, उसको चलाना। हमें उससे पता चला कि क्या हमारा इसका एक्सपीरियंस था, नहीं, क्या हमारा इसका इंटरेस्ट था, नहीं, हमारी कोई रिलेटेड एजुकेशन थी, नहीं। जब चारों चीजें वो नहीं थी तो हम कैसे कामयाब होते? इट वॉज अ बैड डिसीजन। हाँ, वो करने के बाद अब तजुर्बा हो चुका उन चीज़ों का, तो अब ये है कि उसको अगर करना है इस किस्म को, तो हमें उससे रिलेटेड ना लोगों के साथ बैठना, जिस तरह मैंने कहा कि आपको माहौल भी ऐसा बनाना पड़ेगा, गैदरिंग भी ऐसी लेना पड़ेगी, ऐसे लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, आपको सारी उसकी साइंस समझना पड़ेगी, किस तरह से उसकी इन्वेंट्री किस तरह मेंटेन होती है, प्राइसिंग को कैसे कंट्रोल करते हैं, सीजनल प्रोडक्ट्स के ऊपर कैसे काम होता है। देयर आर सो मेनी एरियाज, लेकिन यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम इन इट। अगर आप ये बोलो कि यार करके काम को मैं स्टार्ट करके सीख लूंगा, ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो इस तरह से कामयाब होते हैं, लकी होते हैं वो, वरना अदरवाइज यू हैव टू लर्न इट। हम यूथ को यही बताते हैं कि भाई आपने कोई भी काम करना है, किसी चीज़ में भी जाना है, आपने उसको प्रॉपर करना है अपनी एजुकेशन के साथ, और फिर चाहे वो बिजनेस हो या अपना काम हो। अच्छा, जैसे आपने कहा कि वो मुझे पेंडिंग वाली स्टोरी वहाँ लेके जा रही है, उससे 30 साल कहा कि चाहिए। अब यहाँ जो भी जेनजी और अल्फा आ रहे हैं वो तो 3 महीने कंपनी में टिकने को तैयार ही नहीं है।
ये एक अलग बस था। हाँ ऐसा है। देखिए अब ये जो नई जनरेशन है जेनजी और अल्फा के बारे में ना बड़ी डिफरेंट किस्म की जो है ना चीजें सामने आ रही हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की आ रही हैं, बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की आ रही हैं। अच्छा अभी मैं एक स्टडी कर रहा था, उसमें मैंने देखा कि आने वाले वक्तों में एआई ना बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस कर देगा, अडॉप्टेशन हो जाएगी सारी। अर्ली एजुकेशन को नहीं कर सकता, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन जो है ना एआई उसको हिट नहीं कर सकता, क्योंकि वो पेरेंट्स ही कर सकते हैं, वो गार्जियन ही कर सकते हैं, वो ग्रैंड पेरेंट्स ही कर सकते हैं जो बच्चे की परवरिश के लिए होते हैं और सारी चीज़ों के लिए होते हैं। तो आपने वहाँ से कैसे लेके चलना है, उसमें भी हमारे पेरेंट्स का ही आता है। अगर आपके पास मैंने कहा ना कि आपको प्रिपेयर होना है, बच्चे को प्रिपेयर नहीं होना फ्यूचर के लिए, याद रखें। ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये मिथ है कि भाई आपके बच्चे के लिए बड़ा टफ टाइम। नहीं, बच्चे के लिए टफ टाइम नहीं होगा। बच्चे की एजुकेशन भी वैसी होगी, माहौल भी वैसा होगा, दोस्त भी वैसे होंगे, मीडिया भी वैसा होगा, और जो चीजें एनवायरनमेंट है वो वैसी ही होंगी। हमने भी तो ऐसे ही किया ना। हमारे लिए बड़ा टफ टाइम होगा, क्योंकि हम उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं, हम उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं है, हमें उस चीज के लिए अभी से प्रिपेयर होना है। तो ये जेनजी से पहले मैं भी सोच रहा था कि अगर जो आपने अर्ली एज की बात बताई वो बिल्कुल 100% है कि अगर बच्चे को बिल्कुल ही जो बेसिक 10-12 क्लास तक का जो वट एवर द मैट्रिक, वो तो उसको बेसिक्स तो लेनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि उन्हें अगर जैसे कुछ मैं मीडिया पे आता है कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस, मैंने कहा उसको जब तक लिखना नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास अभी आते हैं बच्चे, उसको वो नहीं पता होगी, बेसिक्स नहीं पता होगी, तो इमारत कैसे खड़ी होगी। हाँ ठीक है, इमारत तो ऑटोमेटिकली खड़ी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा उसमें ना देखें, पेरेंट्स के ऊपर ही आती है जिम्मेदारी कि अपने बच्चे को कैसे लेके चल रहे हैं। पहले वो दौर अलग था कि पेरेंट्स जो थे ना बस ये कहते थे बच्चे को स्कूल करा दिया ना अब ये कर लेगा, कॉलेज करा दिया भी कर लेगा, और होता भी ऐसे ही था। अब ऐसा नहीं है, अब आपने उसके साथ इंगेज होना है, उसका पार्टनर बन के। अच्छा अब इसमें मैं भी 1-1.5 महीने 2 महीने पहले की बात है, मैं फरवरी के अंदर मैं लाहौर गया हुआ था एक एग्जीबिशन के ना, वहाँ मेरे एक दोस्त से मुलाकात हुई। वहाँ पे एक बच्चों के डॉक्टर भी बैठे हुए थे, साइकेट्रिस्ट भी थे, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिस्कशन चल रही थी। तो उसमें बच्चों के गैजेट से बात निकली, तो मुझे याद आ गई, तो मैंने कहा कि मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं बताऊँगा। उसमें बात आई कि बच्चों से हम किस तरह से गैजेट्स दूर करें, क्योंकि अगर बच्चों से गैजेट्स दूर करते ना तो उनका नेगेटिव एटीट्यूड आना शुरू हो जाता है, नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो वहाँ पे मेरे दोस्त ने थैंक्स टू हिम, उसने इतनी ज़बरदस्त बात बोली। उसने बोला कि होता क्या है, जब आप बच्चे को किसी चीज़ से रोकते हो, चाहे वो मोबाइल हो, आईपैड हो, या इस किस्म की कोई भी चीज़ हो, तो और उससे आपने ले लिया वो गैजेट, तो एक गैप आ जाता है। एक गैप आ गया बच्चे के दरमियान और आपके दरमियान। आपने उसको मना किया ना एक चीज़ से, आपने ही वो गैप फिल करना है। अगर आपने वो गैप फिल नहीं किया ना तो कोई और आके उस गैप को फिल करेगा, और उसका फैसला आप नहीं करेंगे, वो बच्चा खुद करेगा। और बच्चा फैसला करने के काबिल नहीं होता, उसको सपोर्ट की जरूरत होती है। तो अगर आपने उसको किसी चीज से मना किया, अगर आपने गैजेट्स ले लिए उससे, तो आपको उसको किसी और चीज में एंगेज करना पड़ेगा। अब वो आपका अपना टाइम हो सकता है, कोई एक्टिविटी हो सकती है, कोई भी चीज होती है। एक बड़ी सी चीज मुझे याद आई, क्योंकि हम यूथ के हवाले से बात कर रहे हैं कि अच्छा ये सारी वो चीजें जो मैंने खुद पढ़ी है तो मुझे याद भी आ रही है और मैं लोगों को बताता भी हूँ कि एक बहुत अहम मसला है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई में कमज़ोर हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते, याद नहीं होता इम्तहानों के लिए उनके लिए। एक बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट है जो हर घर में, तकरीबन हर दूसरे घर में मिलता है। अच्छा होता क्या है कि हम लोग करते क्या है, जो हमारी प्रैक्टिसेस आ रही हैं, बच्चा नहीं पढ़ रहा ना, ट्यूशन लगा दो, ट्यूशन लगा दो। घर में भी अगर पढ़ा रहे हैं टाइम बढ़ा दो, गेम पे पाबंदी लगा दो, दोस्तों में नहीं जाओगे। हम इस तरह की चीज़ें करना शुरू करते हैं। ये सब चीज़ें जो है ना, इट इज़ रियली वेरी रॉन्ग। आप क्या करते हैं, अपने बच्चे में नेगेटिविटी पैदा कर रहे होते हैं, उसको हर चीज़ से रोक रहे होते हैं। अच्छा उसके लिए करना ये होता है कि जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अगर आप उनके प्रैक्टिसेस को देखेंगे ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि 3 चीज़ों पर बड़ा जोर होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 3 चीज़ों पर क्या ज़रूरत है कि वो लोग ना गेम्स में इन्वॉल्व रहते हैं, वो लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखते हैं, बोलते हैं। जितने बड़े बड़े लोग हैं ना दुनिया के अंदर, आप देखेंगे उनको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं। तीसरा, वो किसी न किसी स्किल के अंदर होते हैं। अमेरिका के बहुत बड़े बैंक का वाइस प्रेसिडेंट अपने घर का फर्नीचर खुद बनाता है, उसने कोर्स किया हुआ है। वो अपनी गाड़ी को खुद ट्यून कर लेता है, ये स्किल है। सेविंग अलग, लेकिन आपकी स्किल। अच्छा अब ये क्यों करते हैं, इसकी भी एक साइंस है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप मुझे बताएं कि आपको 4 का टेबल याद है? हाँ याद होगा, तो रटा हुआ होगा, बल्कि 2 का टेबल याद होगा, याद होगा। कब याद किया होगा आपने ये? जब आप 2 में होंगे, 3 में होंगे, या पहली में? हाँ। ऐसा ही है ना। चलें, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। आपने तो क्लास मार के याद कराते थे। आपने क्लास 7 में साइंस में क्या पढ़ा था?
क्लास 7 की साइंस में क्या पढ़ा था? नहीं याद होगा। नहीं याद है ना? आपने साइंस का पता नहीं, ये भी सब्जेक्ट था भी या नहीं था? आपने 5th क्लास में जब आप थे तो उसके अंदर आपने सोशल स्टडीज में क्या पढ़ा था या इंग्लिश में क्या पढ़ा था आपको याद नहीं होगा, लेकिन टेबल आप कभी नहीं भूलेंगे। टेबल आपकी मेमोरी में ऐसी जगह जाके सेव हुआ है जो आपको रिकॉल होता है। आपको आपका नाम याद है? बिल्कुल याद है। नहीं भूलेंगे आप? नहीं भूलेंगे। ठीक है, आप अपने ऑफिस आते हैं या अपने घर जाते हैं, रास्ते में बेतहाशा चीजें होती हैं, लेकिन आपको मैकडोनल्ड का लोगो याद होता है, ये पता होता है ये मैकडोनल्ड है, ये है, आपको ये चीजें याद रह जाती हैं। तो हमारी जो मेमोरी होती है ना, ये मेमोरी के भी इसी तरह से स्ट्रक्चर होता है कि मेमोरी के अंदर होता है कुछ चीजें हमारी बहुत ही परमानेंट मेमोरी के अंदर होती हैं, अच्छा कुछ टेम्परेरी मेमोरी के अंदर भी होती हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जब जो हमारी परमानेंट मेमोरी है ना, उसका इस्तेमाल जब कम हो जाता है तो जिसकी वजह से ना इंटरेस्ट भी कम होता है और बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट या याद ना करना उसका जो है ना वहीं से पैदा होना शुरू होता है। साइंस से कहती है कि इन 3 चीजों में से किसी एक चीज को इस्तेमाल करें, आपका जो बच्चा है ना उसका ब्रेन इतना एक्टिव हो जाएगा कि वो ऑटोमेटिकली पढ़ाई में तेज हो जाएगा। क्लासरूम में जो सबसे पीछे बच्चे बैठे होते हैं ना, सबसे ज्यादा कामयाब होते हैं, जो देखा गया है कि वो सबसे ज्यादा बिजनेस में चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं और सारी चीजों के अंदर। अच्छा, इसी तरीके से ना प्रैक्टिकली हमने ये करके देखा कि एक छोटी बच्ची जो कि पढ़ाई में उसका चैलेंज था, उसके पेरेंट्स परेशान थे, उनसे कहा कि भाई इसको किसी गेम में लगाएं या लैंग्वेज में लगाएं। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर जब अमल किया, लिटरली आफ्टर 6 months के फादर ने मुझे कॉल करके बोला कि भाई बच्ची का रिजल्ट चेंज हो गया। अच्छा, होता यही है कि हमें ना, अच्छा अब ये देखें, अगर आपको लैंग्वेज सीखेंगे ना, वो हमेशा आपके ब्रेन के अंदर रहेगी, आप कभी भूलोगे नहीं भूलोगे। आप उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं या सिंधी है, जो भी लैंग्वेज बोलते हैं। इसी तरीके से आपने जो गेम एक दफा सीख लिया ना, गेम में क्यूरियोसिटी होती है ना कि वो कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिल रहा होता है। अच्छा, गेम का एक और चीज भी है ना, गेम का सबसे बड़ा फायदा है, अगर आप यहाँ जाए ना, कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इस किस्म के यहाँ के लोग कितने तरक्की याफ्ता हो गए, सारी चीजें, ब्रेन कितने तेज है उनकी पूरी फैमिली ना गेम खेलने आती है, गेम खेलती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ था जब हम छोटे थे ना, हमारे पेरेंट्स हमें गेम खेलने से मना करते थे कि यार गेम नहीं खेलो, आंखें खराब होगी। लेकिन देखिए, गेम खेलने की साइंस क्या है, आप गेम खेलते हैं ना, जज्बा पैदा होता है, जीत का जज्बा, कुछ हासिल करने का, फाइट करने का जज्बा, अपनी एनिमी को शिकस्त देने का जज्बा, और लॉजिक लगाने का कि मैं ये ऐसे करूंगा तो ये होगा। इससे क्या होता है, आपका जो माइंड होता है ना वो शार्प होता है। गेम खेलने चाहिए, लेकिन देखिए हर चीज की लिमिट होती है ना। इसकी एग्जाम्पल मैं इसी तरह लेता हूँ कि एक नाइफ अगर मैं किसी खातून के हाथ में दूंगा, वो सब्जियां काटेंगी, इस तरह से करेंगी, उनको उसका इस्तेमाल वहीं आता है। वही नाइफ अगर किसी कसाई के हाथ में आए तो वो गोश्त काटना शुरू कर देगा। अगर वही नाइफ किसी किलर को दे दो तो वो उसका इस्तेमाल उसी तरह से करेगा। तो है तो नाइफ, इंस्ट्रूमेंट तो एक ही है, इट्स अप टू यू हाउ यू यूज इट। तो इसी तरीके से ये जो गैजेट्स और इसका इस्तेमाल है ना, तो उसके लिए मैंने कहा ना, पेरेंट्स को प्रिपेयर होने की जरूरत है। बच्चे खुद ब खुद प्रिपेयर होंगे, उनको भी देखना है, लेकिन अपने ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने जो गैजेट्स होते हैं ना, उसके साथ उनकी हैबिट वो उसके साथ होता है। जब उसका समझ लो पार्ट बना होता है, बॉडी पार्ट कहता है। तो जब भी मैं बच्चों से लेता हूँ तो मैं खुद आ जाता हूँ, हम खुद ही इन्वॉल्व होते हैं उनके साथ, क्योंकि वो उसके जैसे हटाएंगे ना, वो उसके साथ ही मैंने देखा वो इन्वॉल्व इतने हुए होते हैं कि जैसे उसको हटाएंगे वो चिड़चिड़ापन मारते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका होता है या तो कोई और डिफरेंट उनके साथ खुद एक्टिविटी करें या उनके साथ गेम खेलें या उनको इन्वॉल्व करें। क्योंकि अभी एक और चीज़ ये मैंने देखी कि वो बाहर निकलना, सोशल गेम्स, पहले वो सारे हम क्रिकेट खेलते थे, कंचे खेल लिया करते थे, पता नहीं कौन से गेम आते थे हमारे, बहुत सारे गेम्स खेले हम नॉट श्योर आपने खेले, हम तो हमने तो कंचे भी खेले, पत्ते भी खेले, गिल्ली डंडा खेले, ठीक है ना, वो सब ये सब खो खो और ये सारी चीज़ होती थी। अब तो वो है ही नहीं ना, वो तो कल्चर भी मेरा ख्याल से बिल्ड हो गया, वो सभी ने अभी शॉर्टकट करा हुआ है। तो बहुत अच्छा इसमें हमने कहा कि अगर हटा रहे तो कम से कम आप ये दिमाग में रखें कि वो कहीं ना कहीं उनको एंगेज करें, उस गैप को फिल करें, वो उसको फारिग नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि फारिग उसके दिमाग में कुछ उल्टा पुल्टा चलता रहेगा। और जितनी स्टोरीज आजकल आ रही है ना सोशल मीडिया पे या मीडिया पे, सब जगह पे अगर आप देखेंगे कि मुख्तलिफ बच्चों के साथ, बच्चों को यूज करते हुए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्राइम्स किए, किस तरह से किए, वो वही होते हैं जो बच्चे नेग्लेक्ट हो रहे होते हैं या अपना इग्नोरेंस का शिकार होते हैं। तो उसका वो गैप आया हुआ होता है और ऐसे लोग उन बच्चों के लिए बड़े इजीली उनके शिकार होते हैं और उनको जो ना करते हैं। आपने बच्चे के साथ मिलकर रहना है, अपनी मसरूफियात को देखते हुए सारी चीज़ों में। अच्छा, इसी तरीके से गाइडेंस के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो गाइडेंस के अंदर ये है कि अब पेरेंट्स की ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। अब वो दौड़ नहीं रहा कि पेरेंट्स ने कहा चले भाई अंकल से पूछ लो, जो वो बताएंगे, वो बड़े कामयाब इंसान है, वो बता देंगे। इस तरह आपने अपने आप को ना समझना है, ट्रेंड्स को देखना है, मार्केट को देखना है। अदरवाइज यही होगा कि बहुत सारे पेरेंट्स ने बच्चों को वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स करा दिए कि भाई हमारे बच्चे, उनके बच्चों ने शुरू के अंदर कुछ वेबसाइट्स भी बना दी, कुछ पैसे भी कमा लिए, अब परेशान बैठे, अब करें तो क्या करें। बच्चे की एजुकेशन भी गई,
और वो स्किल के अंदर भी जो है वो वेबसाइट डिजाइनर होकर बैठा हुआ है, जिसके मुख्तलिफ जगह पे अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो लोग 5,000 2,000 में 500 रुपए के अंदर वेबसाइट बना रहे हैं। तो वो कहते हैं यार तो कुछ बन रही है। हाँ, तो ये गलत फैसले होते हैं ना, ये शॉर्ट टर्म के होते हैं जो लॉन्ग टर्म नहीं होते। हाँ, ऐसे फैमिली जिनका बैकग्राउंड ऐसा है, एजुकेशन को नहीं छोड़ना है, अपनी स्किल लर्निंग को नहीं छोड़ना है, साथ में अगर आपने अर्निंग करनी है वेरी गुड। लेकिन होता क्या है, थोड़े से पैसे देख के ना लोग अपने बच्चों को भी, बल्कि पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को उसमें इन्वॉल्व कर देंगे, नहीं भाई तुम इसमें जाओ, क्योंकि यहाँ से तो पैसा आना शुरू हो गया। यही सबसे बड़ा जो है ना अलमिया होता है, और यही तबाही का रास्ता होता है। और ऐसे मैंने लाखों लोगों को देखा, हजारों नहीं लाखों लोग हैं जिनको इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को हटाया एजुकेशन से, या फिर एजुकेशन पे तवज्जो नहीं दी, एजुकेशन में रखा और उनको इस किस्म की चीज़ों के अंदर कर लिया कि भाई अच्छा देखें यहाँ पर होता क्या है, मार्केटिंग तो इजीली अवेलेबल है ना, इतना अट्रैक्ट करते हैं कि बच्चे को भेज दो, आपके पास इतने सारे व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं कि भाई ये कोर्स करा लो, वहाँ पे जाके इतना कमा लेंगे, इतने डॉलर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। पता चला बच्चों ने अपनी एजुकेशन को साइड में किया और वहाँ पे जाके उसमें लग गए, और वो लगने के बाद क्योंकि एजुकेशन नहीं तो कुछ नहीं, चाहे आपको जॉब करनी हो या बिजनेस करना हो। वो तो बहुत ही गलत लगता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को फोकस करके अपना मंजन बेच रहे होते हैं कि यार ये बेकार हो गया। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ बैकग्राउंड हमारा टेक्सटाइल का भी है, मेरा थोड़ा सा बहुत आता था कि अब टाइम भी ज़्यादा हो रहा है तो हम थोड़ा सा टेक्सटाइल को कवर करें। कि कुछ जैसे आपने कहा कि पहले तो उसका इंटरेस्ट तो हमारा जाने अनजाने में है ही टेक्सटाइल के अंदर। आपने कहा कि कुछ एजुकेशन, अभी देखिए अगर मुझे अभी ऐसा लगता है जैसे अगर मुझे स्टिचिंग सीखनी है तो कोई कोर्सेज ऐसे ऑनलाइन आपको नहीं मिलेंगे। अगर किसी को एम्ब्रॉयडरी सीखनी है, किसी को स्क्रीन प्रिंटिंग सीखनी है, कोई प्रिंटिंग देखो, मुझे अभी तक जो मैंने फाइंड आउट किया पाकिस्तान में तो एटलीस्ट नहीं है, तो आप कोई एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते। या जैसे आपने कहा थर्ड सर्टिफिकेशन, मैं उसी एरिया में बात कर रहा हूँ जो 4 एरिया है, ठीक है। और फिर एक्सपीरियंस तो कहीं ना कहीं इधर उधर से जाके थोड़ा बहुत दे लेता है। तो ये जो 2 एरिया हैं जो स्पेशली जो टेक्सटाइल के अंदर है, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग लेदर जैकेट का काम करते हैं, वो चाहते हैं लर्न करें, सीखें, लेकिन उसको वो कहते हैं यार कहाँ से सीखेंगे, कैसे करेंगे। वो फिर उसी के पास जा रहा होता है, पूरा उसका प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती है, फिर वो बहुत सारे लॉसेस उठाते हैं। अच्छा देखिए, ये रेवोल्यूशन अब आ रहा है और हमारे पास पाकिस्तान में अब टेक्सटाइल इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं। फैसलाबाद में भी हैं, कराची में भी हैं, जिसमें टेक्सटाइल से रिलेटेड बहुत सारी, बल्कि बाकायदा बैचलर्स भी हो रहा है, अब तो मास्टर्स भी हो रहा है टेक्सटाइल के अंदर। ये वो चीज़ें जो लॉन्ग टर्म के अंदर होती हैं। लेकिन हाँ, वो लोग जो कि ऑलरेडी टेक्सटाइल के शोबे से वाबस्ता हैं और अपने आप को इन्हांस कर सकते हैं, तो उसके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जिस इंडस्ट्री में, जिस प्रोफेशन के अंदर हैं, यू मस्ट गेट सम अवेयरनेस कि भाई इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए हम इन्हांस कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया था कि डिज़ाइनिंग का होता है, इसी तरीके से एम्ब्रॉयडरी के अंदर सारी ऑटोमेशन आ चुकी है और सारी की सारी चीज़ें कंप्यूटर बेस्ड एम्ब्रॉयडर्ड होती हैं। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि जो स्टिचिंग पैटर्न होते हैं, कटिंग पैटर्न होते हैं, वो भी सारे के सारे आजकल ऑटोमेटिक मशीनों के थ्रू लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, होता ये है कि जब भी हम टेक्सटाइल बिजनेस की बात करते हैं तो इस पर काफ़ी रेवोल्यूशन आया है पिछले 2 डिकेड के अंदर। इसमें सबसे ज़्यादा जो रेवोल्यूशन जो आया जिस वजह से, वो कस्टमर था। जो कस्टमर है ना, ज़्यादातर वो लोग जो कि एक्सपोर्टर्स हैं, उनका कस्टमर की डिमांड ऐसी होती है, कस्टमर खुद ये चाहता है कि भाई मैं अगर आपके साथ बिजनेस कर रहा हूँ तो आप किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल्स लगा रहे हैं जिससे आप बेहतरीन क्वालिटी की प्रोडक्ट और इन टाइम, मतलब टाइमली बेसिस के ऊपर आप मुझे प्रोवाइड करोगे। अच्छा, अब उसके अंदर क्या है, आपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपने सारे कंट्रोल्स लगाने हैं, चाहे वो आपकी परचेजेस हों, चाहे वो आपकी इन्वेंटरी हो, चाहे वो आपकी प्रोडक्शन के ट्रेंड्स हों, प्रोडक्शन की प्लानिंग हो, चाहे आपकी मेंटेनेंस प्लानिंग हो, ये सारी चीज़ें आपस में ना एसोसिएट करती हैं। अच्छा, उसके लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने स्पेशली ये चीज़ समझ ली है कि यू हैव टू गेट सेंट्रलाइज इंटरप्राइज लेवल सोल्यूशन जो कि एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हो। अच्छा, वो पिछले 20-30 सालों से ना वो तो इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है। अच्छा, उसके आने से फ़ायदा ये हुआ कि जितने भी सेगमेंट्स होते हैं टेक्सटाइल के अंदर, उन सब में ऑटोमेशन आना शुरू हो गई। पहले वो डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ करती थी, चाहे वो कागज़ों के अंदर हो रही हो, चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड एक्सेल प्रोग्रामिंग में हो रही हो, या फिर इन हाउस एप्लीकेशंस में। अब वो इंटरप्राइज लेवल पे आ गए। इंटरप्राइज लेवल से फ़ायदा ये होता है कि हमें टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, डेटा आपको टाइमली मिल रहा होता है। अब चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेटा। डेटा जिसके पास है ना, वो पावरफुल। अच्छा, अब डेटा आपको
कब मिलता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और क्या मिलता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो टाइमली डेटा मिले और एक्यूरेट डेटा मिले। अगर आपको अपनी प्रोडक्ट प्लान करनी है तो आपको अपने सारे एनालिसिस, पिछले जितने ट्रेंड्स हैं वो ज़रूर होने चाहिए। आपके पास सेल्स की प्रेडिक्शन क्या है, आपके पास करंट ऑर्डर्स कौन से हैं, इन्वेंट्री की पोजीशन क्या है, आपका कोई आउटेज का प्लान तो नहीं है इंजीनियरिंग। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटीग्रेट होती हैं। अच्छा, जब ये इंटीग्रेट होंगी ना तो उससे प्लानिंग बड़ी स्ट्रांग होती है। प्लानिंग स्ट्रांग होगी और हर चीज़ टाइमली चल रही होगी तो आपको एनालिसिस करने में बड़ी आसानी हो जाती है। वरना होता क्या था ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि पता नहीं होता था कि बिजनेस चल रहा होता था, लेकिन ये नहीं पता होता कि बिजनेस अभी चल क्या रहा है। सब कुछ होने के बाद पता चलता था कि हम कहाँ खड़े हैं, किस पोजीशन पे खड़े हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जदीद ऑटोमेशन से, स्पेशली इन टेक्सटाइल, आपको पहले से पता चल जाता है कि आप जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिलीवरी, इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल्स। अच्छा, अभी किसी को स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर वो बात करता है कि हमारे यहाँ जैसे भी यूटिलिटीज़ बहुत महंगी है, तो कभी कभार लोग डरा देते हैं, यार नहीं भाई किन चक्करों में पड़ रहा है, चाइना से ले लो। एज पर योर एक्सपीरियंस, क्या आज भी हम, या तो ये है कि प्रॉफिटेबल जा सकते हैं अगर हम अपने यूनिट्स लगाते हैं टेक्सटाइल के इस एरिया में? देखें, इसके अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके ना टाइमली डिसीजंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आज का एक समझदार बिजनेसमैन है ना, वो सारी चीज़ों को देख रहा होता है। वो पूरी दुनिया के ट्रेंड देख रहा होता है कि होने क्या जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा है। एनर्जी के अंदर लोगों ने बड़ा काम किया है। ऑल्टरनेट एनर्जी बहुत अवेलेबल है। आप सोलर्स पे जा सकते हैं, आप विंड पे जा सकते हैं, जहाँ पर भी नूरियाबाद में लोगों ने विंड मिल्स लगा रखी हैं। इसी तरीके से आप अपने जेनसेट, आपकी डीजल बहुत महंगा या फर्नेस ऑयल महंगा पड़ता है, तो आप गैस के अलग क्राइसिस आ गए, तो आपने ना कुछ कंबाइन साइकिल बनानी पड़ेगी अपनी। और जिन लोगों ने इस पे प्रॉपर काम किया, अच्छा, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी की भी इम्प्रूवमेंट। जो पुरानी मशीनें होती थी ना, वो इतनी एफिशिएंट नहीं होती थी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनर्जी। पता ही नहीं चलता कि एनर्जी, अब आपने ना एनर्जी को भी गेज करना है प्रॉपर मशीन लेवल के ऊपर कि कहाँ पे किस तरह से। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देते हैं कि हम वीविंग की एग्जांपल देते हैं, वहाँ पे लूम्स लगी हुई होती हैं। जो हमारे पुरानी लूम्स हैं उनकी जो कंजम्पशन है एनर्जी की, और जो स्मार्ट नई लूम्स आई हैं उनकी कंजम्पशन बहुत फर्क है। उसके लिए प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ना आरओआई बहुत अच्छा बनाना है। आपने देखना है कि आप एक मशीन से क्या जनरेट कर सकते हैं, किस तरह का बिजनेस कर सकते हैं, कितनी इसकी रिक्वायरमेंट है, इसका आरओआई बनता क्या है। कि अगर मैं कुछ अमाउंट लगा के अपनी मशीनों को इम्प्रूव करूं और अपनी एनर्जी के ऊपर काम करूं, तो क्या मैं उस कॉस्ट को बेयर कर सकता हूं जो कि मेरे कस्टमर की रिक्वायर्ड है। अगर इस पर आपने प्रॉपर काम किया तो यू शुड गो इट, यू मस्ट डू दिस बिजनेस। हाँ, ये बहुत अच्छा सोल्यूशन आपने दिया कि हमारे पास अब पहले तो अल्टरनेट सोल्यूशन थे ही नहीं थे। जैसे अगर हम घर पे ले लेते हैं आसान लफ्जों में कि पहले हमारे पास इन्वर्टर नहीं थे, तो फिर हमने कहा नहीं यार इन्वर्टर नहीं था, पहले 100 वाट का बल्ब जलता था, उसको हमने रिप्लेस करके अब छोटी छोटी लाइट्स पे 10-10 वाट की लाइट्स पे चलेगा। तो इसी तरह से आपको इनोवेशंस करनी पड़ेगी अपनी फैक्ट्री या अपने जो भी यूनिट्स लगा रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। यू मस्ट बी इनोवेटिव। अगर आपने बिजनेस करना है, स्पेशली टेक्सटाइल में या किसी भी चीज़ के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ है वो ये है कि आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा। आपको इन तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा। आपकी जो प्लानिंग है, मटेरियल प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी मटेरियल प्लानिंग स्ट्रांग नहीं है और आपने अननेसेसरी मटेरियल मंगा के रखा हुआ है, तो वो आपका कैश फ्लो को डिस्टर्ब कर देगा। जब कैश फ्लो डिस्टर्ब होगा तो आप क्या बिजनेस करेंगे इसके अंदर। तो उसको बड़ा एफिशिएंट होना चाहिए। एक एक चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। वो जब ही हो सकती है कि जब सारी इंफॉर्मेशन एक साथ क्लब होके आपके सामने डिफरेंट डैशबोर्ड की सूरत में आपको दिखा रही हो। डेटा देख के आप डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल होता है, ग्राफ देख के डिसीजन लेना थोड़ा आसान होता है। उसमें आपके सेल्स ट्रेंड्स आते हैं, कस्टमर की आपकी जो टाइमली आपकी डिलीवरी हो रही है नहीं हो रही है, फिर वहाँ से रिकवरी किस तरह की, आपकी परचेज प्लानिंग क्या है, आपकी पेमेंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है ना, ये आपने ऑटोमेशन के थ्रू ही करनी होती है। और ये चीज़ ना अब सबने बहुत अच्छी तरह से समझ ली है और उसी के हिसाब से वो अपने आप को अपग्रेड भी कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में जितना इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट टेक्सटाइल में हुई है, मेरे ख्याल में किसी और सेक्टर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, शायद फाइनेंशियल सेक्टर्स के अगर मैं हटा के बात करूं तो कम हुई है बहुत सारी जगह पे। आपके मेडिकल का सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर, लेकिन टेक्सटाइल में बहुत काम हुआ है क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होती है ना, वो टेक्सटाइल होती है। इसमें कोई कैटेगरी बता सकते हैं कि अभी क्या आइडियल, क्या सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है? जैसे अगर हम बात करें, जैसे बहुत कहते हैं कि टॉवल हो रहा है, कुछ कहते हैं कि लेदर होता है, लेदर की जैकेट्स होती हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं यार शूज होते हैं। कोई पर्टिकुलर कैटेगरी? देखें, होम टेक्सटाइल तो बहुत हो रहा है। मैं क्योंकि खुद भी जिस ग्रुप के साथ हूँ, हम होम टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करते हैं। होम टेक्सटाइल बहुत हो रहा है और इसके अलावा गारमेंट्स भी काफ़ी हो रहा है। गारमेंट्स का बहुत बड़ा रेशियो है एक्सपोर्ट के अंदर पाकिस्तान का। वो अगर कोई आना चाहे तो इस एरिया के अंदर आ सकता है?
बिल्कुल आ सकते हैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ। क्या सब एरिया भी होता है, समटाइम होता है कि वो सिमिलैरिटी होती है, वो कंफ्यूज हो होते हैं कि किस पर्टिकुलर एरिया में जाए, इस वजह से मैं कैटेगराइज मालूम करता कि किस कैटेगरी में। देखिए मैं फिर ये बोलूंगा कि आपकी एक्सपर्टीज है, अगर एक्सपर्टीज है पहले तो आपने देखना, पहले लर्न करना है, क्योंकि देखें इसमें भी सेगमेंट्स हैं बहुत सारे। आप अगर आना चाहता है कोई टेक्सटाइल के अंदर, और स्पेशली इन एक्सपोर्ट, लोकल मार्केट का ट्रेंड अलग होता है, बाहर का अलग होता है, तो किस चीज़ में आना चाहते हैं आप? डेनिम में आना चाहते हैं आप, टावल इंडस्ट्री में आना है, होम टेक्सटाइल में आते हैं, या इस तरह के किसी बिजनेस में आते हैं, तो पहले आपको उसको देखना पड़ेगा। आपको चैलेंजेस देखें हर चीज़ के अंदर है कि हर एक चैलेंज होता है, लेकिन मैंने देखा है कि जिन लोगों ने अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और अपने आप को इनोवेशन और टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए अपग्रेड किया, दे आर जस्ट शाइनिंग इन द मार्केट, दे आर गेटिंग गुड बिजनेस इन द मार्केट। तो बाकी क्योंकि देखें उनको होता क्या है, उनको एनालिसिस बड़े अच्छे मिलते हैं, जिसकी वजह से उनके डिसीजन बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, टाइमली डिसीजन। जब टाइमली डिसीजन होते हैं ना किसी भी तरह के, चाहे वो आपके सेल्स के हों, प्रोडक्शन के हों, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हों, तो वो सारी की सारी चीज़ें जब आपस में क्लब होती है ना, तो फिर एक अच्छा बिजनेस चलता है। अच्छा, अब आपसे कुछ बस अब एंड की तरफ चले, आप कुछ आपसे अपने पर्सनल सवाल, नेक्स्ट 5 ईयर में आपका क्या गोल है कि मैं ये स्किल्स हासिल करना चाहता हूँ, या मैं इस एरिया में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ? अच्छा देखिए, अगर मैं देखूं कि मैं आई एम ऑलवेज अ स्टूडेंट, मैं हमेशा यही कहता हूं कि मैं एक तालिब इल्म हूं और मैं अपने आप को अपग्रेड करता रहता हूं। ये मेरी जॉब की भी रिक्वायरमेंट होती है और ये मेरा अपना पर्सनल पैशन भी होता है। अच्छा, मैं अगले 5 साल में क्या देख रहा हूँ कि देखें अभी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहा हूँ, वहाँ पे उसकी टेक्नोलॉजी पार्ट पूरा मैं देखता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं देखूँ कि मैं करना ही चाहता हूँ कि जो हमारे पास सिर्फ एआई का नाम नहीं लूँगा, जो भी टेक्नोलॉजी के अंदर जो आगे चीज़ें अब आ रही हैं उसको पहले से अंडरस्टैंड करना, लर्न करना और अपने यूथ तक उसको प्रॉपर तरीके से पास ऑन करना, ये मेरा एक पैशन भी है। ये मैंने किया तो एक सदका जारिया भी रहेगा और पाकिस्तान के लिए भी जो है बड़ा स्ट्रांग रहेगा, तो इस पे काम करता हूँ। कभी मौका मिलता है तो यूनिवर्सिटी में जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको जाके हम सेशन भी कराते हैं, मुख्तलिफ इदारों में भी सेशन कराते हैं, और मुझ जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो चीज़ हमने सीखी है उसको पास ऑन करें, और ऐसा नहीं है कि अगर हम 25-30 साल से फील्ड में तो पुरानी चीज़ें लेके चल रहे हैं, हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। तो ऑलवेज अ लर्नर, और उसके अलावा इसको आगे पास ऑन करना, क्योंकि इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं हो सकती कि आप किसी को पढ़ा दें या समझा दें। नहीं, बहुत अच्छा है। अगर मैं बात करूँ कि कोई एक ऐसा स्किल, कोई ऐसी बुक या कोई ऐसा टूल जो आप हमारे यूथ को बताना चाहें आज, या तीनों भी बता सकते हैं आप? देखें इसमें देखें स्किल की अगर हम बात करेंगे ना, तो मैं ये कहता हूँ कि मैं हमेशा से हर पेरेंट्स को भी ये कहता हूँ और सबको कहता हूँ कि यार अगर आपने कोई स्किल सीखनी है ना, आपने एनालिटिकल स्किल जो है ना उसकी तरफ जाना ज़रूरी है। अब मैं बहुत सारे लोगों को बोल रहा हूँ कि वो लोग ना डेटा साइंस को पढ़ें और डेटा एनालिटिक्स पे काम करें। जिसने डेटा एनालिटिक्स पे अच्छा काम कर लिया, फ्यूचर इसके हाथ के अंदर है। एआई तो है ही, एआई के अंदर इस तरह से कर रहे हैं, अब एआई के अपने चैलेंजेस भी हैं, लेकिन जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो है हमारे पास डेटा एनालिसिस, और इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं, क्योंकि हर फील्ड में डेटा एनालिसिस पे काम हो रहा है। आप मैकेनिकल इंजीनियर्स को देख लें, वो भी डेटा एनालिसिस के कोर्सेज कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में तो लाजमी करार दे दिया गया है, एजुकेशन में, बिजनेस में, हर जगह, क्योंकि डेटा इस वक्त सबसे ज़्यादा दुनिया में कोई चीज़ है ना, वो है डेटा। और अगर आपने डेटा के ऊपर अच्छा काम करना सीख लिया और डेटा के साथ आपने खेलना सीख लिया, उसको समझ लिया, आपका खौफ निकल गया, आप बहुत अच्छे प्रिडिक्टिव डिसीजंस कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं लोगों को और अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। तो मैं ज़्यादा लोगों को बोलता हूँ कि आप ये वाली स्किल जो है ना, अच्छा ये स्किल ना हर प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है। मैंने कहा मैं ये नहीं कहता कि आप ये कोर्स कर लें, वो कोर्स कर लें, आपने ना डेटा एनालिसिस को पढ़ना है। उसके टूल्स होते हैं, पावर BI है, उसके अलावा और दूसरे हैं, वो टूल्स आपको ये बताएंगे कि वो किस तरह से आप डेटा को पढ़ के कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर और टेबल वाली फॉर्म के अंदर, किसी भी चीज़ में। लेकिन आपने डेटा को किस तरह से लेना है, किस तरह से एनालिसिस करना है, उसको आपने समझना बड़ा ज़रूरी है, तो उसको ज़रूर सीखना चाहिए। कोई हमारे यूथ के लिए जाते जाते मैसेज देना चाहें? हाँ, यूथ के लिए तो सबके लिए यही मैसेज होता है मेरा कि भाई आप कोई भी स्किल सीखें, कोई भी कोर्स करें, कुछ भी करें, लेकिन आपकी जो सबसे ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए वो आपकी एजुकेशन पे होनी चाहिए। नेवर मिस एजुकेशन,
मैंने अपनी लाइफ में देखा कि जिन लोगों ने अपनी एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ किया ना, वो परेशान रहे या उनको ना कभी भी वो प्रॉपर तरीके से कामयाब नहीं हो सके। तो अपनी एजुकेशन के ऊपर ख़ास ध्यान दें और नई टर्मिनोलॉजीज और टेक्नोलॉजीज़ के अंदर इंटरेस्ट लें, तो इंशाल्लाह फ्यूचर उनके हाथ में होगा और वो एक सक्सेसफुल पाकिस्तानी और सक्सेसफुल ह्यूमन के तौर के ऊपर जो है ना टाइम गुजारेंगे। अहमद भाई, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे सवाल हमने छोड़े टाइम की वजह से। तो अगर आप कमेंट करेंगे, कोई भी क्वेश्चन है आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। स्पेशली इनका बहुत बड़ा एरिया था, हमने साइबर सिक्योरिटी भी बात नहीं की, IT भी बात नहीं की। मतलब आप अगर इनका प्रोफाइल लिंक्डइन देखेंगे ना तो बड़े एरिया है। तो आपको मेरा ख्वाहिश है कि इसको कंटिन्यू रखूं, लेकिन अगर आपके कमेंट आते हैं तो हम इनको दोबारा ज़रूर बुलाएंगे। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर कमेंट कि आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है मेंटोरशिप से रिलेटेड। देखिए, दुनिया में जो बाप के बाद जो सेकंड होता है ना, वो उस्ताद होता है, मतलब दोनों का रुतबा बराबर होता है। तो आज आपके साथ वो मौजूद थे और वो आपको तैयार है सिखाने के लिए, आपके साथ मेंटोरशिप देने को तैयार है। तो अपने इशू को कमेंट में बताएं और अपने क्वेश्चंस रखें, तो हम इनको आपको दोबारा ज़रूर बुलाएंगे। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द कमेंट। ज़रूर ऑलवेज अवेलेबल है। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आई एम अवेलेबल, और कोशिश करेंगे कि अगर खुद आंसर दे सके तो देंगे, अगर नहीं होगा तो आपको तलाश करके देंगे, वरना फिर हम आपके साथ दोबारा पॉडकास्ट जो भी सवाल है करके हम उसको नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज़रूर बुलाएंगे। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।